एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने आपको एक शॉर्ट टेल सुनाई थी, है ना, जिसमें मैंने कहानी बना करके चैप्टर की स्टार्टिंग की थी और आपको बताया था कि किस तरह से चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, और क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक गांव था, है ना, क्या था, एक गांव था, क्या नाम था उसका, पीटी, है ना, क्या नाम था उसका, पीटी, यानी पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, उसमें कितने लोग रहते हैं, 118 लोग रहते हैं, है ना। गांव की पूरी आबादी कितनी है, 118। ठीक है, गांव का नाम क्या है, पीटी, लोग कितने रहते हैं, 118। ठीक है, तो उसमें से एक बंदा ऐसा है ना, जो हर किसी से दोस्ती करना पसंद करता है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि वो हर किसी से दोस्ती करना पसंद करता है। उसके मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, कितने कंपाउंड है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलने वाले बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो उसी से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है ना, अब वो आपके कुछ ऐसे हैं जो ऑर्गेनिकली यानी कि नेचर में प्रोवाइडेड है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो लैब में भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो उस बंदे का क्या नाम है, कार्बन। ठीक है, उसका क्या नाम है, कार्बन। ठीक है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके वेरियस ऑफ कंपाउंड है, तो सभी कंपाउंड को इंडिविजुअल स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, है ना, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिनकी हेल्प से हम सभी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को या फिर उनके नेचर को जान पाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी एक कंपाउंड है ना, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो उसके बारे में हमें डिटेल पता होनी चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि वो कंपाउंड दिखता कैसा है। ठीक है, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि उसका केमिकल नेचर क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए उसका फिजिकल नेचर क्या है। ठीक है, तो अब मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, तो क्या हम हर एक कंपाउंड की अलग अलग स्टडी करेंगे, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, कुछ टेक्निक्स बनाई, कुछ रूल्स बनाए, सेम कैटेगरी के कंपाउंडों को एक क्लास दे दी, सेम कैटेगरी कंपाउंडों को क्या कर दी, एक क्लास दे दी। ठीक है, जैसे अल्कोहल वाले हैं ना, तो सबको OH उनमें सब में आएगा। ठीक है, कोई एसिडिक है तो उसमें सब में क्या आएगा, COOH, क्या आएगा, COOH। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने अलग अलग क्लासेस बना दी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई हेलोजन के कंपाउंड है, हेलोजन क्या होते हैं, बताओ हेलोजन क्या होते हैं, फिसली, बुरी, इंटेलिजेंट, आंटी, याद किया था ना हमने, क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टाइटीन। ठीक है, यही थे, है ना। ये कौन सा ग्रुप है, 17 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, 17। याद करनी है सब चीजें, है ना, जैसे पीरियोडिक टेबल मुंह जवानी मुझे याद है ना, वैसे ही आप लोगों को याद करनी है ना। 17 ग्रुप का क्या नाम है, हेलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली है, हेलोजन ग्रुप। कौन कौन से कंपाउंड है उसके अंदर, फिसली, बुरी, इंटेलिजेंट, आंटी। कितने, फिसली, बुरी, इंटेलिजेंट, आंटी, यानी कि फ्लोरीन, बोलो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टाइटीन। ठीक है, आ रही इतनी बात समझ में। ठीक है, तो इस तरह से तकरीबन इसके अंदर 5 कंपाउंड है, 5 आपके एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो वो आकर के अटैच हो जाते हैं, तो क्लोरीन वाले कंपाउंड की एक अलग क्लास हो गई, फ्लोरीन वालों की एक अलग क्लास हो गई, ब्रोमीन वालों की एक अलग क्लास हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दी, कैटेगरीज बना दी। क्या बना दी हमने, कैटेगरीज बना दी, और फिर हम इसको इजीली स्टडी कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गई बेसिक। फिर उसके बाद में क्या होता है, इनकी नेमिंग भी दी जाती है। अब इनकी नेमिंग कितने तरीके की, 2 तरीके की नेमिंग होती है। कितने तरीके की नेमिंग होती है, 2 तरीके की। एक होती है इनकी ट्राइवियल नेमिंग, जो इनके सोर्सेस के बेसिस पे, यानी कि जहां से ये मिले उसके बेसिस पे नाम रख दिया, या फिर इनका कोई डिस्कवरर था उसने अपने नाम पे उसका नाम रख दिया। ठीक है ना, और फिर एक होता है सिस्टमैटिक वे। एक क्या होता है, सिस्टमैटिक वे, जो एक यूनियन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, एक यूनियन प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो यूनियन कौन होता है, IUPAC। कौन होता है वो, IUPAC। ठीक है, जो ये ऑथराइज करके देता है कि इस कंपाउंड का ये नेम रखना है, इस कंपाउंड का ये नेम रखना है टेक्निक के थ्रू। ठीक है, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। क्या बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, एक बार चैप्टर को रिव्यू करें, फिर हम लोग अपना मेन टॉपिक पकड़ेंगे आज का, जो कि क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्लियर है। देखो, सबसे पहले चैप्टर के अंदर हमें कुछ कंपाउंड दिखाए जाएंगे। देखो ध्यान से देखिए बेटा प्लीज, इसमें कुछ कंपाउंड दिखाए जाएंगे, जैसे आपका एथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन C2H2। ठीक है, यहाँ ये 3 कैटेगरी के कंपाउंड दिए गए। कितने कैटेगरी कंपाउंड दिए, 3 कैटेगरी कंपाउंड दिए। पहले वाली कैटेगरी के अंदर सारे ही बॉन्ड, या फिर स्पेशली कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है, सिंगल है। ठीक है, दूसरे वाले में कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है, डबल। तीसरे वाले में कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है, ट्रिपल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई।
फिर उसके बाद में आगे देखो, अब इसमें हमारे पास ये जो इसका बॉन्ड बना है ना, ये इन बॉन्ड्स को हम एक नेम देते हैं। इन बॉन्ड्स को क्या देते हैं हम? एक नेम देते हैं, ठीक है। दे आर ऑल व्हाट? कोवलेंट बॉन्ड्स। ये सब कैसे हैं आपके? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमें कोवलेंट का मतलब पता होना चाहिए। कोवलेंट का क्या मतलब होता है? कोवलेंट का मतलब जहां इक्वल शेयरिंग हो, जहां क्या चीज हो आपकी? इक्वल शेयरिंग हो, ठीक है। जैसे कि एक स्टार्टिंग वाले एलिमेंट ने, कार्बन ने, और फिर दूसरे वाले एलिमेंट ने, कार्बन ने, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड। तो क्या बना आपका? सिंगल बॉन्ड। वही दूसरे कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, फिर उसके बाद उसके अगले वाले कार्बन ने फिर से 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इनके बीच में शेयरिंग होकर के क्या बना आपका? डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसको इलेबोरेटेड फॉर्म में आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। जैसे क्लोरीन के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है बेटा सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में देखो, रेड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले ऑक्सीजन के हैं, और जो आपके ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले ऑक्सीजन के हैं। तो जब इन चारों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में पहले वाले एटम ने या पहले वाले एलिमेंट ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे वाले ने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तीनों मिलकर के, है ना, 6 हो जाएंगे। 3 इसके 3 इसके, और क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एक वर्ड में ये क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कंपाउंड या फिर किसी भी 2 एटम्स के बीच में, है ना, किसी भी 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बना है तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? ठीक है, कितने होंगे? कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड जब बनेगा तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। अगर ट्रिपल बॉन्ड है फिर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 6, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंपल है ना, ये 1 वर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में कुछ जो हमारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। नोबल गैस का मतलब ये होता है कि सारे ऑक्टेट क्या हो जाएं? पूरे हो जाएं। सारे ऑक्टेट्स क्या हो जाएं? आपके पूरे हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। ये इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज दे रखी है जो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। स्ट्रक्चर्स अभी हम दोबारा नहीं बनाने वाले, ठीक है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। किस तरह से H2 का मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा, किस तरह से O2 का मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा, और किस तरह से N2 का मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, कार्बन के पास में उसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास में उसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है? जो उसका बैलेंस शेल होता है, ठीक है। कौन सा शेल होता है? बैलेंस शेल, जिससे वो शेयरिंग करता है। जिससे क्या करता है? शेयरिंग। तो इस तरह से कार्बन के पास एक ये कैपेसिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड तक बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जो कि बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं बना सकता पूरी पीरियोडिक टेबल में। इसीलिए इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? हाँ, देखो, सिलिकॉन बना सकता है लेकिन वो अपने साइज की वजह से या फिर अपने S8 स्ट्रक्चर की वजह से उतना वर्सेटाइल नहीं होता, ठीक है। वर्सेटाइल मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? जो मल्टी पर्पज बेसिस पे यूज हो, या फिर जिसकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। या फिर वो फ्रेंडली नेचर का हो। कैसा हो आपका? फ्रेंडली नेचर का। या फिर पीछे से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली नेचर का, जो ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड को बना सके। क्लियर है? आगे चले बच्चों। नेक्स्ट है, कार्बन जो होता है उसके कुछ एलोट्रॉप्स भी होते हैं। कार्बन के क्या होते हैं? कुछ एलोट्रॉप्स भी होते हैं, यानी कि कार्बन जिस फॉर्म में मिलता है, कार्बन जिस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, तो वो कुछ डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहली फॉर्म यहाँ में डायमंड देखने की मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी फॉर्म हो जाएगी ग्रेफाइट। इनकी डिटेल प्रॉपर्टीज आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, नोट्स आपके पास अवेलेबल है, रिवाइज अपने आप करना, ठीक है, अच्छे से। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका फ्लोरीन या बकमिस्टन फ्लोरीन, ठीक है। इसमें क्या होता है? C60 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 60 कार्बन होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब मैं आपको बता चुका कि उसके पास में ये कैपेसिटी होती है कि वो बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। या फ्रेंडली नेचर का होता है, जिसकी वजह से ये वर्सेटाइल नेचर का कहलाता है, ठीक है। फिर इसकी जो एक सबसे खास प्रॉपर्टी है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन का अपने खुद के साथ में लॉन्ग चेन बनाना, ठीक है। कार्बन का अपने खुद के साथ में एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। अब वो 2 भी कार्बन हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, यहाँ तक के 60 भी हो सकते हैं, ठीक है। पीछे आपने एग्जांपल देखा।
ओके, आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये टेट्रावैलेंसी होता है, डिस्कस कर चुके हम, यानी कि इसके पास में कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो ये अपने चारों बॉन्ड से चारों तरफ से कंपाउंड्स को या फिर एटम्स को या एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से भी, डबल बॉन्ड से भी और ट्रिपल बॉन्ड से भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। फिर ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 2 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। ठीक है, यस, सबसे पहला टाइप है बेटा सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। तो हम समझते हैं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने एक ग्लास लिया, उस ग्लास के अंदर आपने पानी लिया, अब आप उसमें शुगर ऐड करते जाइए। उसमें क्या करते जाइए, शुगर ऐड करते जाइए। जैसे जैसे आप उसमें शुगर ऐड करोगे, एक स्टेट ऐसी आएगी कि अब और ज्यादा शुगर उसमें ऐड नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप उसमें ऐड रख तो सकते हो लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी, रख सकते हैं लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो उस स्टेट को बोलते हैं सैचुरेशन। उस स्टेट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। ठीक है, यानी कि वहां पे आकर के कहानी ऐसी हो जाती है कि अब आगे आप घोलना चाहोगे लेकिन वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होंगे उस शुगर के साथ फ्यूज होने के लिए। फ्यूज का मतलब समझते हैं, मिक्स होना। फ्यूज का मतलब क्या होता है, मिक्स होना। ठीक है, तो वहां पे और ज्यादा पार्टिकल H2 के आपके अवेलेबल नहीं होंगे। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चले आगे देखो भाई, इसी तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि इनके जितने बॉन्ड बनने होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड बन चुके होते हैं। सारे बॉन्ड क्या होते हैं, बन चुके होते हैं और सिंगल बॉन्ड रहेंगे। कैसे बॉन्ड रहेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, आप इसमें चाहेंगे कि किसी और को एडिशन करा दें तो एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं होगी। ठीक है, एडिशन रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, यानी कि बॉन्ड टूटकर नए बॉन्ड्स बनने की कैपेसिटी बची हो। ठीक है, बॉन्ड टूटकर नए बॉन्ड बनने की कैपेसिटी आपकी बची हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, फिर इसमें बेटा एक और टाइप होता है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो कार्बन है वो एक एंड से शुरू होकर के एक चेन बनाता है और वो चेन कहीं एक पॉइंट पे जुड़ रही होती है। ठीक है, यानी कि वो एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ये उसको मान लेते हैं, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या, साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन और फिर बेंजीन। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल है जिनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, जैसे कि अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12 और अगर बेंजीन की बात करें तो होता है C6H6। ओके, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर कुछ हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम, उसके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे कार्बन की एक लंबी चेन है ना, उसमें 4 कार्बन है, उसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन। एक और आपने चेन ली, उसमें 5 कार्बन है। ठीक है, बट दोनों में एक ग्रुप सेम है, दोनों में क्या, एक ग्रुप सेम है। ठीक है, तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसका नेचर प्रेडिक्ट करेंगे। ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या प्रेडिक्ट करेंगे, उसका नेचर प्रेडिक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने उसमें OH दोनों में लगाया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों ही कैसे हैं आपके एल्कोहलिक, दोनों ही कैसे हैं आपके एल्कोहलिक है। ठीक है, और अगर उन दोनों में आपने COOH लगाया हुआ है तो वो कैसे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि वो एसिड्स हैं, यानी कि वो क्या चीज है, एसिड्स हैं। ठीक है, दोनों में आपने ब्रोमीन लगा दिया तो फिर वो क्या है, ब्रोमो एथेन्स है या ब्रोमोमेथेन्स है। ठीक है, वो कोई भी एल्केन का कंपाउंड हो सकता है। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करते हैं, प्रॉपर्टीज। फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करेंगे, प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगे, उसका नेचर डिसाइड करेंगे। ठीक है, और वो किस तरीके का केमिकल बिहेवियर शो करेगा वो चीज कौन डिसाइड करेगा, फंक्शनल ग्रुप। कौन डिसाइड करेगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में कुछ लिमिटेड फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप बेटा 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होगा, प्रीफिक्स, दूसरा टाइप क्या होगा, सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है बता सकते हैं, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब क्या, पहले। ठीक है, जो पहले लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। जो नाम के बाद में लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सफिक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हेलाइड्स, हेलाइड्स या हेलोजन बात क्या है, एक ही है। क्या क्या होते हैं हेलाइड्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एंटास्टाइडिन रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करते। ओके, फिर देखो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, RX से। X क्या चीज है यहाँ, X क्या चीज है, हेलाइड। X क्या चीज है, हेलाइड। वो आपका क्लोरीन भी हो सकता है,
फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है इन चारों में से। क्लियर हुआ इतना? तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है इसकी? जनरल फॉर्म RX है ना। X आपका किस किस से रिप्लेस होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, इन तीनों में से किसी से भी। फिर उसके बाद में अगर आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया है ना, उसको आप हेलो एल्केन नाम दोगे। क्या नाम दोगे? हेलो एल्केन। हेलो कहाँ से आया? हेलोजन से। एल्केन कहाँ से आया? कार्बन की चेन से, ठीक है। हेलो कहाँ से आया? हेलोजन से। और एल्केन कहाँ से आया? कार्बन की चेन से, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका जो सफिक्स होता है वो एन, और जो प्रीफिक्स होगा वो क्या? क्लोरो, ब्रोमो या फ्लोरो, ठीक है, या आइडो। क्लियर? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या फ्लोरो, ठीक है। इस तरह से ये चार रहेंगे, इन चारों को हम सफिक्स में लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको OH बोलते हैं। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल या फिर OH, है ना। ये क्या है आपका? एक एल्कोहलिक है, और इसके लास्ट में क्या लगाते हैं हम? OL। क्या लगाते हैं? OL, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेथ है ना, तो मेथेनॉल क्या लिखेंगे? मेथेनॉल, ठीक है। अगर एथ है तो एथेनॉल, प्रोप है तो प्रोपेनॉल, ठीक है। ये मेथ, एथ, प्रोप कहाँ से आ रहा है? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा रूट वर्ड आएगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं। चले बेटा आगे, ठीक है ना। बोरिंग तो नहीं हो रहा? यहाँ तक क्लियर है ना? चलो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, ठीक है ना। अब इस CHO में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? RCOOH, ठीक है। किस तरह रिप्रेजेंट करोगे? RCOOH। देखो बेटा, ये रहा आपका R, ये C, डबल बॉन्ड O, और ये आपका H, ठीक है। इसको इन सिंपल हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, RCHO। क्या लिख सकते हैं इसको? RCHO। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो इन्होंने सिंपल लिखा हुआ ही है R, और ये आपका क्या? OH। अब जिस R में, R यहाँ क्या चीज है? कार्बन की लंबी चेन, है ना, कार्बन की लॉन्ग चेन। उसमें चाहे एक कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, या 50 कार्बन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो उसका हम नाम डिसाइड करेंगे किसके अकॉर्डिंग? IUPAC के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? IUPAC के अकॉर्डिंग उसका नाम डिसाइड हो जाएगा। R आपका क्या है? कॉमन टर्म है, किसके लिए? एल्केन के लिए, है ना। किसके लिए? कार्बन की चेन के लिए, एल्केन के लिए कॉमन टर्म है क्या आपका? R। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखो भाई। उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कुछ ऐसा लिखते हैं RCOOH, ठीक है। इसके एंड में क्या लिखते हैं बेटा? ओइक एसिड। इसके एंड में क्या लिखते हैं? अल। इसके एंड में क्या लिखते हैं? ऑल, ठीक है। यहाँ देखो, फिर उसके बाद में क्या है आपका? कीटो या कीटोन। कीटो या फिर कीटोन, ठीक है। कीटोन का स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा? इसमें बेटा दोनों तरफ R होगा, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। इसमें दोनों तरफ आपका R होगा, बीच में एक कार्बन होगा जिसके ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O लगा होगा। पहचान कैसे करनी है इसकी? इस वाले में ध्यान से देखो, इस वाले में और इसमें क्या फर्क है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या मिलेगा आपको? H। यहाँ क्या मिला? देखो ये H मिला, क्लियर। और यहाँ क्या है? देखो R। यही डिफरेंस है, इसको पहचानना होगा वहाँ, ठीक है ना। जो गलती होती है ना, वो इन्हीं दोनों में गलती होती है। जहां हमें लिखना क्या था? अल यानी एल्डिहाइड हमें लिखना था, जबकि करके क्या आ जाते हैं? कीटो। या कीटो लिखना होता है तो एल्डिहाइड करके आ जाते हैं, ठीक है। ये गलती होती है, पहचानना है ध्यान से, ठीक है। कैसे पहचानेंगे? सर कीटोन वाले में दोनों तरफ R होता है। कीटोन वाले में क्या होता है? दोनों तरफ R होता है, ठीक है। जबकि एल्डिहाइड वाले में एक तरफ R होगा और एक तरफ क्या होगा? H, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट देखो, फिर आपका ईथर। ईथर में क्या होता है? यहाँ कार्बन नहीं होगा बस, ठीक है। देखो कीटोन वाले को चेक करो, कीटोन वाले में कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ था। यहाँ क्या होगा? सीधा कार्बन के साथ में दोनों तरफ क्या लगा होगा? ऑक्सीजन लगा होगा, ठीक है। तो इसमें एक ये डिफरेंस हो जाएगा। देखो इसे कैसे पहचानना है? एक तरफ R, ठीक है, दूसरी तरफ भी R, बीच में यहाँ O रहेगा इस तरह, ठीक है। ये फर्क है। इससे पिछले वाले में क्या था? देखो डिफरेंस देखना बहुत जरूरी है। यहाँ R और ये C के साथ में था। ये किसके साथ में था? आपका C के साथ में था, ठीक है। और यहाँ कोई C नहीं है, तो ये एक अलग चीज है और ये क्या है आपका? अलग चीज, ठीक है। इसको क्या नाम दिया हमने? ये कीटोन ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है आपका? कीटोन ग्रुप। और ये जो पूरा कंपाउंड है क्या कहलाएगा? ईथर्स। ये क्या कहलाएंगे? ईथर्स कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ R क्या है बेटा? बताओ। R क्या है? कार्बन की लॉन्ग चेन। ये सेम भी हो सकती है और
डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, एक आपका आर एक आर डैश हो सकता है, यानी पहले में 2 कार्बन हो, दूसरे में 3 कार्बन हो, पहले में 4 कार्बन हो, दूसरे में 1 कार्बन हो, कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया जाएगा। बस यहाँ तक की बात क्लियर है, चले आगे। ओके, फिर आता है आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो है ना कॉम्बिनेशन है। होमोलोगस सीरीज के आपका एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, कुछ पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड को एक डिफरेंस के साथ में अरेंज किया। किसके साथ में अरेंज किया? एक डिफरेंस के साथ में अरेंज किया, ठीक है। तो कैसे डिफरेंस है? उसके बीच में डिफरेंस होता है बेटा CH2 का। किसका डिफरेंस होता है? CH2 का। जैसे मान लीजिए हमारी सीरीज का जो पहला मेंबर है, हमारी सीरीज का क्या पहला मेंबर है, अगर वो CH4 है, पहला मेंबर क्या है आपका CH4, तो अगला मेंबर क्या होगा? CH2 जोड़ दो। क्या जोड़ दो इसमें? CH2। कितना हुआ? C2H6, ठीक है। फिर उसमें H6 ना, फिर उसमें CH2 जोड़ दो, कितना हुआ? C3H8। बना लेंगे ना, क्लियर हुआ। होमोलोगस सीरीज क्या चीज है? एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर हर एक मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है? CH2, ठीक है। क्यों यूज करते हैं इसे? ये सेम प्रॉपर्टी कंसिस्ट करती है। ये प्रॉपर्टी कैसी कंसिस्ट करती है? सेम। कौन सी वाली? केमिकल। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? अलग। क्यों? क्योंकि मास चेंज हो रहा होता है। क्योंकि क्या चेंज हो रहा होता है? मास चेंज होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का या जो हर एक मेंबर है उसका मास अलग होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी और एक अच्छे से रिवीजन किया था इसका, ठीक है बेटा। चले आगे। नेक्स्ट है भाई नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसी पे हमें पूरा टाइम लगाना है आज, ठीक है ना। तो इस नॉमेनक्लेचर के अंदर 2 चीजें होती हैं, जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होते टाइम बताया था। क्या था? प्रीफिक्स सफिक्स से पहले भी एक चीज बताई थी कि इसके 2 टाइप के नेम होंगे। एक क्या होगा? ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम, ठीक है। और एक कैसा होगा? आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो इन दोनों नेम्स को हमें यहाँ बहुत अच्छे से समझना है। इन दोनों नेम को क्या है ना, बहुत अच्छे से हमें समझना है। जो ट्राइवियल नेम होता है या जो कॉमन नेम होता है वो इसके सोर्स के अकॉर्डिंग पड़ जाता है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग पड़ जाते हैं? सोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड हमने अलीगढ़ में ढूंढा, ठीक है। हमने क्या ढूंढा? कोई कंपाउंड अलीगढ़ में ढूंढा, ठीक है। तो उसका हम नाम रख देंगे अलिग्मोनियम। क्या नाम रख दिया हमने उसका? अलिग्मोनियम। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्या पता दिया खोज दे कल, है ना। कल कोई कंपाउंड मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कल मिल जाए, बड़ी बात नहीं है। देखो थोड़ा बहुत फंसाना जरूरी है, नहीं तो सो जाओगे तुम, ठीक है। देखिए प्लीज ध्यान से। तो ट्राइवियल नेम क्या होता है? ध्यान से देखना। द कॉमन नेम फॉर द कार्बन कंपाउंड आर नोन एज द ट्राइवियल नेम। They are typically derived from the compound source, such as the name of the formic, है ना। फॉर्मिक एसिड जो है, देखो उसका नाम कैसे पड़ा? Which comes from the Greek term फॉर्मिकस, ठीक है। अब फॉर्मिकस का मतलब क्या था? विच मीन्स रेड आंट्स, यानी लाल वाली चींटियां, ठीक है ना। अब उनके अंदर ये मिलता है, उनके अंदर क्या है आपका? ये फॉर्मिक एसिड मिलता है, ठीक है ना। तो ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी हो गया, क्लियर। फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है? रेड आंट्स से, ठीक है। या फिर रेड आंट्स का जो लिक्विड होता है उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। उसमें क्या होता है आपका? फॉर्मिक एसिड। इतनी बात क्लियर हुई, है ना। तो अब देखो फॉर्मिक एसिड से हमें फॉर्मिक सुन के ये बिल्कुल नहीं पता लग रहा है कि इसमें कितने कार्बन है। लग रहा है पता? नहीं लग रहा, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर इसका नेम कुछ इस तरह से पढ़ते कि मेथेनोइक एसिड या इथेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, तो हमें क्लियरली पता चल जाता कि सर इसमें ओइक एसिड है, यानी कि COOH रहेगा, और प्रोप है, इसका मतलब सर 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये जो सिस्टमैटिक नेमिंग है इसे बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? IUPAC नॉमेनक्लेचर। और जो हम जर्नल नेमिंग देते हैं, यानी कि उसके सोर्स के अकॉर्डिंग के कहाँ वो मिला या किसने डिस्कवर किया या उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसे क्या बोलते हैं? ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम। ट्राइवियल नेम या फिर कॉमन नेम। इतनी बात क्लियर है। चले बेटा आगे। अब देखो भाई, IUPAC नेम क्या होता है? एज द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इंक्रीज इट बिकम्स नेसेसरी टू नेम देम फॉर अ मोर मैथोलॉजिकल नेम। मतलब हमारे पास में कोई एक मेथड होना चाहिए जिस मेथड के अकॉर्डिंग हम उसका नाम दें। यानी कि अगर 1 कार्बन प्रेजेंट है तो उसका 1 कार्बन के अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए। 2 कार्बन प्रेजेंट है तो 2 के अकॉर्डिंग, 3 है तो 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टमेटिक मैनर हम यहाँ देंगे इसमें, क्लियर है। अब चलते हैं भाई, देखो किस तरह से हमें इसे अरेंज करना है। हेडिंग डाल लीजिए।
नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। यहाँ से जो मैं ट्रिक्स वगैरह लिखवाऊंगा वो आपको लिखना, ठीक है। एक मिनट पॉज करना है, मोबाइल आ रहा है बीच में। ये देखिए टेबल आपके सामने है, जिसमें अगर एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथ, 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथ, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, और अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, और 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 है तो ऑप, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो फिर आपका डेक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 1 से लेकर और 10 तक के कार्बन्स को हम उनकी नेमिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमारे पास में तीन इसके बेसिक रूल्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का नेम लिखेंगे। ओके, 3 बेसिक रूल्स हैं, या फिर और ज्यादा भी हो सकते हैं। धीरे धीरे करके हम इसमें नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। कंपाउंड जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतने ज्यादा हमें नेमिंग रूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपके स्टैंडर्ड तक 3 या 4 रूल ऐसे हैं जिनको अगर आप याद कर लोगे तो इजीली नेम लिख पाओगे, ठीक है बच्चों। अभी आपने जब ऊपर होमोलोगस सीरीज देखी थी और उससे पहले आपने ये देखा था कि हमें जो है ना प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ कंपाउंड दिए थे, ठीक है। यानी कि उनको, जैसे कि आपका ओइक एसिड हो गया है ना, OH के लिए ऑल हो गया, एल्डिहाइड के लिए अल हो गया, ठीक है, और फिर आपका कीटोन के लिए ओन हो गया, है ना। तो उन सबको हम कहाँ लगाते हैं, उन सबको कहाँ लगाते हैं, बोलो, रूट वर्ड के बाद, रूट वर्ड के बाद यानी कि सफिक्स, रूट वर्ड के बाद यानी कि क्या, सफिक्स, ठीक है ना। और जो आपके क्लोरो, ब्रोमो, आइडो होते हैं उनको कहाँ लगाते हैं, रूट वर्ड के आगे, रूट वर्ड के आगे यानी कि प्रीफिक्स, रूट वर्ड के आगे यानी कि क्या, प्रीफिक्स, ठीक है। तो एक रूल तो आपका यही हो गया, क्लियर हुई इतनी बात, है ना। अब जैसे ही हमें कोई कंपाउंड दिया जाएगा, सबसे पहले हम उसमें फाइंड करेंगे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। क्या फाइंड आउट करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो उस चेन के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है। जैसे कि एक एग्जांपल में ले लेता हूं बच्चों, CH3, CH2, CH3। देखो एग्जांपल नंबर 1, CH3, CH2 और CH3, ठीक है बच्चों। अब इसमें काउंट करिए कितने कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें ग्रुप्स आकर जुड़ते रहेंगे तो हम नेमिंग का भी एक पैटर्न डिसाइड करेंगे कि हमें किस साइड से नेमिंग करनी है, ठीक है। तो उसमें प्रेफरेंस देखा जाएगा, ठीक है, कि किस ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, या फिर जो भी हमें सब्स्टिट्यूएंट दिया होगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तरजीह, ठीक है, यानी कहाँ से शुरू करेंगे, है ना। नेमिंग को शुरू करने का भी एक पैटर्न हमें दिया जाएगा कि इस जगह से नेमिंग शुरू करनी है, ठीक है ना। जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ जाता तब तक आप नेमिंग किसी भी साइड से शुरू कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आपने नेमिंग यहाँ से स्टार्ट की और आपने देखा 1 2 3 कितने कार्बन है यहाँ, 3 कार्बन, ठीक है। तो 3 कार्बन रिसेंबल करते हैं रूट वर्ड को, बताओ क्या होगा, प्रोप, ठीक है। 3 कार्बन किसे रिसेंबल करते हैं, रूट वर्ड प्रोप, ठीक है। तो आपने यहाँ सबसे पहले क्या लिख लेना है, प्रोप, ठीक है। हमने प्रोप ले लिया। उसके बाद में चेक करो ध्यान से, इसमें हर एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, हर एक कार्बन किससे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। जो हमें कैसे पता लगा, सर हमने फॉर्मूला से कंपेयर किया, क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n और प्लस का 2, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला को देखकर हमें क्या पता लगा कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। चेक करो 1 2 3 कितने कार्बन है इसके अंदर, 3, तो H कितने होने चाहिए, बोलो 8, कितने H होने चाहिए, 8, जो कि है 3 + 3 6 + 2 8, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो ये सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है, और सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है उसके लिए क्या लगाते हैं, एक चीज तो ये हो गई, और दूसरा सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, बोलिए एन, क्या लिखते हैं, ANEN, तो कितना हो जाएगा, प्रोपेन। इसको मिला के आपको लिखना होता है प्रोपेन, ठीक है। जो बच्चे कर्सिव लिखते हैं, है ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने कर्सिव को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना जब आप नेमिंग लिख रहे हो, ठीक है। नहीं तो फिर गलती होगी, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि आपने प्रोपेन लिखा है। अगर कर्सिव में गलती से ए का ओ हो गया, ठीक है, कर्सिव में गलती से ए का क्या हो गया,
O हो गया, तो जहां तो प्रोपेन लिखना था क्या हो जाएगा, बोलो, प्रोपोन हो जाएगा। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके वर्ड्स को अलग अलग करके लिखें, है ना, नेमिंग में खास तौर पे। बाकी आप कैसे भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जाम्पल 1 था, जल्दी फटाफट करिए, एक और दे रहा हूं। सब प्रोटीन हो जाएगा। शाबाश। इसको बेटा अपने आप बना लेंगे। 3 कार्बन है, इसीलिए सर प्रोप होगा। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें सर एक डबल बॉन्ड है, इसीलिए क्या आएगा, ईन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका प्रोपीन। नोट डाउन करिए। बेटा ये 10 कंपाउंड है, इनके नाम आपको लिखकर लेकर आने। ठीक है, IUPAC नेम आपको लिखने, और जिसमें मैंने कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप वाले भी ऐड कर दिए, ठीक है ना, और कुछ आपके हेलोजन वाले भी लिखे हैं, है ना। अब जैसे जो हेलोजन वाले हैं ना, उसमें जैसे मान लीजिए इसका आप नाम लिखोगे, क्या नाम लिखोगे, देखो 1 2 3 4, कितने इसमें 4 है ना। ठीक है, तो 4 के लिए क्या वर्ड यूज होगा, ब्यूट। ठीक है ना, क्या वर्ड यूज होगा, ब्यूट। तो ये है आपका क्लोरो ब्यूटेन। क्या चीज है, क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो जो भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर आएगा तो उसे आपको कहाँ लिखना है, आगे लिखना है। उसे आपको कहाँ लिखना है, आगे लिखना है। क्लियर है। बाकी के जो आपके ग्रुप्स आएंगे उन्हें कहाँ लिखना है आपको, लास्ट में। जैसे इस वाले को चेक करो, और इसमें एक चीज और याद रखना, जैसे COOH है और आपका CHO है,
इसमें इसका कार्बन भी काउंट होगा, इसमें इसका कार्बन भी क्या होगा आपका काउंट होगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यही गलती करते हैं कि इसके कार्बन को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसमें कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन, तो वर्ड क्या बनेगा प्रोप, क्या बनेगा प्रोप, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप है ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे प्रोपेनल, क्या लिखेंगे इसे प्रोपेनल, है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी है ना। तो प्रो प्लस एन प्लस अल, तो क्या बनेगा प्रोपेनल, ठीक है। देखो इसे लिख के दिखा देता हूं मैं एक, कैसे हमने किया इसे, देखो प्रो प्लस एन और प्लस आपका अल, ठीक है। तो यहाँ से ई हट जाएगा और ए आकर के इसमें अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसे बताओ, प्रोपेनल, क्या लिखेंगे प्रोपेनल, ठीक है बेटा। इतना जल्दी फटाफट उतारिए।